हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक हम वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से उसके बारे में बात करेंगे। और मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैं पहले से यूपीआरटीओ में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर बीएड स्पेशल किया हूं। तो आज हम यूपीआरटीओ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जीके हो, जीएस हो, रीजनिंग हो और भी जो ऑप्शनल्स 2 पेपर होते हैं उनके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीआरटीओ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका मतलब पैटर्न क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट है और कितने मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 50 मार्क्स का जो होता है वो जीके जीएस होता है। मतलब 50 मार्क्स का आपका जीके जीएस आएगा, 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग आएगा और आपका उसके बाद 40 मार्क्स का क्या आएगा, सीडीपी उसको बोल दीजिए, मतलब विकलांग बच्चों से संबंधित प्रश्न आते हैं उसको बोल दीजिए। मतलब कैसे पढ़ाना है, तो एक तरह का सीडीपी ही उसको बोला जा सकता है। और 60 मार्क्स जो आपका बचा लास्ट में, वो 5 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल में रहेगा। उस 5 सब्जेक्ट में से आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। मैंने तो एक इंग्लिश चुना था और एक अपना जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट था उसको चुना था। और मैथ वाले जो स्टूडेंट होंगे वो कतई ये भूल ना करें कि मतलब मैथ हम चुन लेंगे और वो इजी पूछेगा। तो मैथ एक लेवल का होता है। जब मेरे टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो हमारे कुछ दोस्त लोग थे, वो मैथ मतलब चूज कर लिए थे और बाद में उनको पता चला कि बहुत मैथ टफ है और टाइम टेकन है, इसलिए मैथ वाले सावधानी से चूज करें। तो चलिए आइए, और ये टोटल जो होता है 3 और 2 5 जो आपका सब्जेक्ट है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। और आपको केवल और केवल कितने घंटे मिलते हैं? 2 घंटे मिलते हैं, सिर्फ 2 घंटे। 10 बजे से एग्ज़ाम में स्टार्ट होगा, 12 बजे तक आपको पेपर ले लिया जाएगा और 2 घंटे में आपको करीब से करीब कितने 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि अरे 200 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। नहीं, 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 200 क्वेश्चन को वहाँ पे गोला करना है, तो बहुत टाइम लग जाता है। आधा घंटा आप उसमें मतलब समझ के चलिए 1.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करना है। तो ये काफ़ी थोड़ा टिकल होता है, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से हो जाएगा, बशर्ते आपको पहले से उस सब्जेक्ट का नॉलेज बेसिक होना चाहिए। और बेसिक ही चीज़ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई ज़्यादा एकदम डेप्थ नहीं पूछता है, ये हम कह सकते हैं। तो आइए चलिए, आज हम 2 जो सब्जेक्ट है, एक जीके जीएस है और एक जो है रीजनिंग, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक करके जाइएगा तो आपका 100 नंबर गारंटी है कि मतलब 100 में 100 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80 85 90 गारंटी है आपका आ जाएगा। तो आइए सबसे आगे हम जीके जीएस का बात करते हैं। तो जीके जीएस में सबसे आगे हम इतिहास से स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है, बेसिक पढ़िएगा, इसका कोई डेप्थ नहीं पढ़ना है। हिंदू सभ्यता का, हड़प्पा जो हिंदू सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसका भी बेसिक पढ़िएगा। वैदिक संस्कृति में ऋग्वेद, ये सब, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, कितने ऋग्वेद में है, मतलब यही सब बेसिक इसका पढ़ना है। महाजनपद में हो गया तो कितने महाजनपद है, तो ये बेसिक पढ़ना है। महाजनपद का हो गया, फिर उसके बाद मगध का थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिकंदर आ गया, सिकंदर किससे लड़ा, मतलब क्या हुआ, ये सब जानकारी थोड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद मतलब ये सब जानकारी ले लीजिएगा। उसके बाद आपको चलिए, उसके बाद आप हरियंक डायनेस्टी होता है, शिशुनाग डायनेस्टी हो गया, तो ये सब का भी थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। उसके बाद बुद्ध और जैन है, देखिए यहाँ पे बुद्ध और जैन का है, तो बुद्ध और जैन के बारे में भी थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लीजिएगा कि बुद्ध कहाँ पड़ी, पहला बुद्ध का पहला जो
पहला जो काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सेकंड कहाँ पे हुआ था, थर्ड फोर्थ कहाँ पे हुआ था। जैन के बारे में, महावीर के बारे में देख लीजिएगा कि कितने तीर्थंकर थे, कैमे तीर्थंकर थे जैन महावीर जो थे, और पहले तीर्थंकर कौन थे, दूसरे कौन थे। तो ये सब बेसिक जानकारी आप देख लीजिएगा। स्थूल भद्र, भद्र बाहु, ये सब का देख लीजिए। श्वेतांबर दिगंबर का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। मौर्य में देख लीजिएगा, अशोक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा मौर्य काल में। और फिर इसके बारे में क्या बोलते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। मौर्य में देख लीजिएगा कि उनका जो शिलालेख है ना, वो शिलालेख मतलब 13-15 में क्या है, पहला में क्या है, दूसरा में क्या है, धम्म का तीसरा में है, किस में है, मतलब ये सब देख लीजिएगा। 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग विजय का है या कुछ और है, मतलब ये सब देख लीजिएगा। ये सब मौर्योत्तर काल में शुंग और कुषाण वंश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कुषाण में कनिष्क जो है, क्योंकि इसी के टाइम में क्या हुआ था, चौथा बौद्ध संगति हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये सब जानकारी थोड़ा ले लीजिएगा। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम का पढ़ लीजिएगा। कुमारगुप्त का जरूर पढ़िएगा, नालंदा का उससे जुड़ाव है कुमारगुप्त का। समुद्रगुप्त का पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनका बहुत सारा अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पढ़ लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। और गुप्त साम्राज्य में जो स्तंभ लेख है उसको थोड़ा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ये सब का उल्लेख किस स्तंभ लेख में है, तो ये सब चीज़ थोड़ा देख लीजिए गुप्त काल में। और उसके बाद हर्षा पीरियड आ गया, तो हर्षा में जो शशांक से लड़ाई हुआ था, हर्षा कब आया, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। कौन सा मतलब डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया पुष्यभूति, तो ये सब हर्ष का भाई का पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये सब थोड़ा रख लीजिएगा। हर्षा का हो गया, चौहान वंश का हो गया, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध में क्या हुआ, तराइन का युद्ध में क्या हुआ, चंदेल राजपूत, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दक्षिण भारत के राजवंश जो है उनमें पल्लव वंश का और चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय उसका देख लीजिएगा। पल्लव और चालुक्य का पुलकेशिन द्वितीय में जो नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय ये सब में लड़ाई होता था, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। दक्षिण भारत के राजवंश समझ में आया। और उसके बाद आगे अरबों का आक्रमण में कासिम का जरूर पढ़िएगा। कासिम ने कैसे यहाँ पे आके भारत में आके कैसे आक्रमण किया, तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये सब पूछता है कि कासिम ने कैसे दाहिर को हराया, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। कौन सा युद्ध में हराया, कब अटैक किया इंडिया पे, गजनी कितने बार किया, कब वो सोमनाथ टेम्पल को लूटा, कब आया था गजनी, अलबरूनी किसके साथ आया था, फिरोसी कौन था, तो ये सब थोड़ा बेसिक जानकारी को देख लीजिएगा आप अच्छे से। और दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश है ना, उसके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा कि उसका संस्थापक कौन है। और उस राजवंश में जैसे गुलाम वंश हो गया, तो वहाँ गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, और उसमें मेन जो रजिया हो गई, ये सब के बारे में थोड़ा सा वन का देख लीजिए। पैबोस, ये सब जो शुरू किया था, पैबोस जो शुरू किया था, बलबन और कुछ और भी बहुत ही शुरू किया था। रजिया आई थी, तो रजिया आई तो वो पहली महिला बनी, तो ये सब चीज को थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में देख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किस वंश का स्थापना किया, तो ये सब चीज थोड़ा देख लीजिएगा। कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से गहन से पढ़ाई कर लीजिएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आ गया दिल्ली सल्तनत में, फिर उसके बाद इल्तुतमिश हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये सब हो गया। फिर अलाउद्दीन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ये सब थोड़ा मेन जो मतलब राजा है ना, उनके बारे में, बहलोल लोदी के बारे में पढ़ लीजिए, सिकंदर लोदी और के बारे में पढ़ लीजिएगा, इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे से दिल्ली सल्तनत का। अब मध्यकाल में जो धार्मिक आंदोलन है ना, धार्मिक आंदोलन में भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य हो गए, फिर वल्लभाचार्य हो गए, फिर माधवाचार्य हो गए। वशिष्ठ दैत्यवाद का संस्थापक कौन किया, दैत्यवाद का स्थापना कौन किया, तो ये सब चीज़ें जो है ना उसको
थोड़ा सा देख लीजिए किसका स्थापना किसने किया। सूफी आंदोलन में कुछ नहीं, खाली औलिया का पढ़ लेना है और औलिया का खुसरो से क्या संबंध था और खुसरो क्या क्या उस टाइम लिखा था, इसके बारे में पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं फीस में पढ़ना है। थोड़ा बहुत और आपको इच्छा करे तो देख लीजिएगा, लेकिन और इससे ज़्यादा कुछ नहीं में क्या पढ़ना है। अकबर को बहुत अच्छे से गहन पढ़िएगा कि उसने क्या सुधार किया, उसने मतलब जजिया कर है वो कब बंद किया। हाँ, और एक कासिम जो आया था वो कब जजिया कर लागू, किस पे लागू किया किस पे नहीं किया, ये सब चीज़ रखिएगा। अकबर कब जजिया कर हटाया, गौ हत्या कब बंद किया, ये सब चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। दीन इलाही कब चालू किया, अकबर इबादत खाना में क्या करवाता था, तो ये सब चीज़ देख लीजिए। औरंगजेब का देख लीजिएगा, शाहजहाँ का देख लीजिए, ताजमहल कब बनवाया था। फिर शेर शाह सूरी और ये क्या बोलते हैं उसका, मुगल का कौन था, मुगल का ये था हुमायूं, इसका दोनों का युद्ध जो चौसा का हुआ था उसको देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गया। सूरी का भी देख लीजिएगा, ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया, उत्तर मुगल काल में कैसे विघटन हुआ इसका, और कौन कौन से थोड़ा सा बहादुर शाह ये सब के बारे में, बहादुर शाह द्वितीय ये सब के बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला ये सब के बारे में थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी स्तर पे देख लीजिएगा। और उसका कार्य थोड़ा अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसके बारे में देख लीजिएगा, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा पढ़ना है आपको। इसके बाद थोड़ा सा बंगाल में कंपनी का शासन, और मतलब बंगाल में कैसे कैसे कंपनी अपना शासन बढ़ाया, किसको पहले राजा बनाया, कासिम को कब बनाया, सिराजुद्दौला को कब बनाया, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। और उसके बाद बंगाल में दीवानी कैसे लिया, बंगाल मतलब ब्रिटिश जो कंपनी है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। और ब्रिटिश का एंग्लो मैसूर वार, मराठा वार, सिख वार और बर्मा वार, ये जरूर देख लीजिएगा कि कब हुआ और संधि क्या हुआ और उसमें ब्रिटिश को क्या मिला। और उसके बाद मतलब उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन आया तो उसमें ब्रह्म भूमिका रहा, सती प्रथा किसने बंद करवाया, दयानंद सरस्वती जी का क्या भूमिका रहा, विवेकानंद जी का क्या भूमिका रहा, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ, ये सब के बारे में, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। तो ऊपरी ऊपरी लेना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। 1857 की क्रांति था तो कौन से इन्फेंट्री मंगल पांडे बिलोंग करते थे, तो ये देखना है, ना कि मतलब क्यों क्रांति का स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, कि उसके पीछे रीजन क्या है, तो कारतूत वाला बात था। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक देखना है, नहीं इन डेप्थ नहीं पढ़ना है हमको। कोई मतलब बहुत बड़ा एग्जाम का नहीं देने जा रहे हैं, बेसिक बेसिक बस पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने, ये सब चीज़ देख लेना है। कब किसने क्यों, ये जरूर देखिएगा। जनजातीय आंदोलन में कुक्का, संथाल, ये सब मुंडा, ये सब देख लीजिएगा। और नरम और गरम दल का कौन कौन नेता थे, ये सब देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया और कब हुआ, कौन सा मतलब सेशन, कांग्रेस सन में हुआ, और होम रूल की गठन किसने की, एनी बेसेंट, तिलक, इनके बारे में देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह देख लीजिएगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन देख लीजिएगा, मुस्लिम लीग स्थापित देख लीजिएगा, स्वराज पार्टी देख लीजिएगा, साल्ट देख लीजिएगा, क्रिप्स मिशन देख लीजिएगा, छोड़ो आंदोलन देख लीजिएगा। और लास्टली 5 ईयर प्लान अच्छे पढ़ के जाइएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर ही जरूर रहता है। तो ये था आपका क्या बोलते हैं हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और क्या बोलते हैं पॉलिटी, इसका भी हम एक वीडियो ला देंगे। तो उसमें इन तीनों को कवर कर लेंगे एक वीडियो में। इसमें हम सिर्फ हिस्ट्री और रीजनिंग को कवर किए हैं। तो देखिए अब रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट। इसको किससे पढ़ना है, तो रैंक गुरुकुल का एक वन शॉट आता है, उनसे पढ़ लीजिएगा अल्फ़ाबेट, तो आप पूरा एकदम अच्छे से हो जाएगा, कुछ उसके अलावा नहीं पढ़ना है। हम इन्हीं से पढ़े थे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग एक अजय सर है जिनका
एक एसएससी मेकर करके चैनल है, तो उनका वन शॉट देख लीजिएगा वो कोडिंग डिकोडिंग का, तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक वन शॉट देख लीजिए बस। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक वन शॉट देख लीजिए, उन्हीं का अजय सर का बहुत है। ब्लड रिलेशनशिप ये एक अजय सर का वन शॉट देख बहुत है। उसके बाद देखिए सीटिंग एंड रैंकिंग अरेंजमेंट, ये रैंकर गुरुकुल का वन शॉट देख लीजिए, बहुत काफ़ी है। नंबर सीरीज रैंकर गुरुकुल सर का वन शॉट देख लीजिए, मोर देन इनफ है। उसके बाद क्लॉक जो है वो कैरियर विल के अरुण सर है, उनसे एक वन शॉट वीडियो आता है उनका यूट्यूब पे, ये सब फ्री है, उनका जाके देख लीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं पढ़ना है क्लॉक के लिए। डाटा सफिशिएंसी जो है रैंकर गुरुकुल के वन शॉट जो है उसमें देख लीजिए, जो सीबीएसई वाले हैं वो भी देख सकते हैं, जो बिहार बोर्ड से वो भी देख सकते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर जरूर देखिएगा, एसएससी मेकर चैनल वही अजय सर, उनसे देख लीजिए वन शॉट। अर्थमेटिकल रीजनिंग जो है वो भी देख लीजिए अरुण सर वाला से, और कैलेंडर भी है अरुण सर से देख लीजिए, नहीं तो रैंकर गुरुकुल से देख लीजिए, तो कहीं से देख लीजिए। एक ऑड इवन करके आएगा, तो वो ऑड इवन बहुत बेसिक होता है, बोल देगा कि इसमें 4 खिलाड़ी का नाम दे देगा और एक मतलब कुछ और का दे देगा, 3 खिलाड़ी का नाम दे देगा, एक लड़की खिलाड़ी का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें ऑड कौन सा है, तो आराम से खोज दीजिएगा। 3 चिड़िया का नाम दे देगा, एक उसमें जानवर का नाम दे देगा, तो ये तो कोई भी पता कर लेगा कि ऑड इवन क्या है, तो वो होता है। तो यही 10 12 13 टॉपिक है रीजनिंग का, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हम दावे के साथ आपको कहते हैं कि रीजनिंग आपका एक भी मार्क्स नहीं, मतलब 45 मार्क्स आपका बन रहा है, तो ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी हम जीके में जो हिस्ट्री का बताएं उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला वीडियो में हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक और इकोनॉमिक्स, ये तीनों का लाएंगे टॉपिक कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो उसका बना देंगे। और उसके बाद लास्ट में सीडीपी का वीडियो देंगे, उसमें सीडीपी का बता देंगे कि सीडीपी में क्या पढ़ना है। और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहेगा वो जिनका बीए में जो सब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रेंथ जिनका बीए में जो अच्छा है, मैथ वाले छोड़ के भाई, क्योंकि मैथ जटिल दे देता है, मैथ वाले के लिए थोड़ा सा ये बैड न्यूज़ है, मैथ वाले मैथ को ना ले तो ही सही रहेगा। अगर आप बहुत तुरम खान हैं तो आप मैथ ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरा दोस्त भी था, वो तुरम खान ही था, और उसका इसी चक्कर में 30 मार्क्स ऐसे ही ख़त्म हो गया। क्योंकि आप एक बार अगर सेलेक्ट कर लिए कि हमको मैथ ही बनाना है, मैथ सेक्शन आप शुरू कर दिए, तो फिर मैथ ही बनाना है, आपको काटना कूटना नहीं है, काट दिए तो कॉपी चेक ही नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हो सके अगर जिनका मैथ है तो हिंदी इंग्लिश ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैथ वाले छोड़ के बाकी सब लोग जिनकी हिंदी है ग्रेजुएशन में, जिनका इंग्लिश है, जिनका सोशल साइंस है, वो अपना ले सकते हैं। अब बाकी साइंस वाले हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो अपना ले ले। तो ये चीज़ ध्यान रखें, उसका वो 60 नंबर खुद से कीजिए, उसके लिए कोई मतलब वीडियो का ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये वीडियो डाल रहे हैं और इसके बाद हम 3 और सब्जेक्ट जो है जीके जीएस का उसका डाल देंगे, और एक वीडियो में डाल देंगे हम क्या बोलते हैं करंट अफेयर और इसका सीडीपी का, और मतलब ये यूपी का जीके से भी पूछता है कि यूपी का स्थापना कब हुआ, तो ये सब चीज़ भी पूछता है। वो एक वीडियो 2 वीडियो और हम लाएंगे, तो आपका कंप्लीट एकदम इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा, और कुछ नहीं इसके अलावा करना है। हम जानते हैं, हम दिए हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम, हमको पूरी तरह से पता है क्या पूछता है नहीं पूछता है, मतलब अनुभव है, पता नहीं है, कोई हम रिसर्च स्कॉलर नहीं है इस पे। तो इस चलते हमारा अनुभव है, हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं आपके साथ। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़िए और अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम को दीजिए। धन्यवाद।